हेलो एनडीए एस्पायरेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि 6 सितंबर 2020 को एनडीए एनए का कंबाइन एग्ज़ाम होने जा रहा है। कंबाइन क्यों? क्योंकि एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों ही इस बार 6 सितंबर 2020 को होंगे। लास्ट ईयर एनडीए 1 21 अप्रैल को हुआ था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से इस डेट को रिशेड्यूल किया गया और ये एग्ज़ाम एनडीए 2 के साथ ही करवाया जा रहा है। तो आप यदि एनडीए एनए में पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस एग्ज़ाम में हम कैसे इसकी बेसिक चीज़ों को नॉलेज में रखें ताकि बेस्ट स्कोर कर पाएँ और सिलेक्शन फाइनली हमारा फाइनल लिस्ट में अच्छी मेरिट के साथ हो। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी वर्ल्ड की प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर एनडीए के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसके द्वारा आप थल सेना, जल सेना और वायु सेना में भर्ती होते हैं। ओके, एयर विंग आपका होता है, नेवी होता है। तो इस तरह से आप तीनों ही सेनाओं में जाकर के अपनी सेवाएं देश के लिए देते हैं और 12th के बाद ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ऑफिसर रैंक को इस एग्ज़ाम के थ्रू गेन कर पाएँ। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम बाकी ग्रेजुएशन के पहले तो होता ही नहीं। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको कौन सी छोटी चीज़ों को भी मिस नहीं करना है और ये अप्रॉक्सीमेटली जो डेज बचे हुए हैं 90 दिन, उनमें किस तरह से आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करना है और कौन सी बेसिक चीज़ों की जानकारी रखनी है। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हर साल रिपीट होते हैं उनके वीडियोस बनाती रहूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से, इसके नोटिफिकेशन को अलर्ट करने से आप उन टॉपिक्स को समझ पाएंगे कि कम समय में स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को किस तरह से कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें जो कि आपको शायद ही कोई बताए या फिर लोग इन सेगमेंट पे जो बेसिक चीज़ें छोड़ देते, ध्यान नहीं देते, मैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं ऑल अबाउट एनडीए एनए 2020। 2020 में एनडीए एनए में हमें कौन सी चीज़ें क्या क्या यहाँ पर अभी डिस्कस करनी है आज के सेगमेंट में। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं। दूसरी बात ये कि ये मैथ्स का सेगमेंट तो समझ में आता है क्योंकि 12th तो आप लोग मैथ्स से ही अपेयर होते हैं। ओके, और यदि नेवी के लिए जा रहे हैं तो कॉमर्स वाले भी अपेयर हो सकते हैं या अदर फील्ड वाले, लेकिन बाकी दोनों विंग्स के लिए मैथ्स होना कंपलसरी है। तो मैथ्स तक तो ठीक है, लेकिन ये गैट क्या चीज़ है। तीसरी बात हम जो डिस्कस करेंगे कि इस गेट के फिजिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनका हर एक सेगमेंट में से किस सेगमेंट को ज़्यादा फोकस किया जाए ताकि अच्छे से अच्छे स्कोर किया जा सके। और लास्ट चीज़ ये जो 85 डेज़ हैं, अप्रॉक्सीमेटली 90 दिन, 3 महीने का वक्त है। इस 3 महीने में ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि हम फाइनल लिस्ट में टॉप रैंकर्स में से हों। ओके, तो यही सारी बातें मैं आप डिस्कस करूंगी। फिर से रिक्वेस्ट है आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के सारे जो नॉलेज हैं वो चीज़ें आपके सामने आती रहें। फिर चाहे आप किसी भी सोर्स से पढ़ें, लेकिन आपको टॉपिक पता होने चाहिए। आपको ये इस सब कॉन्शियस माइंड में होना ही चाहिए कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी बेसिस पे डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर जब हम बात करेंगे एनडीए एनए में स्ट्रैटेजी की, ठीक है, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी कि कैसे हमें पेपर को प्लान करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं डिस्कस करूँगी सिर्फ पार्ट बी को। क्यों? क्योंकि जो पार्ट ए है वो है आपका मैथ्स का। क्लियर? और जब मैथ की बात करते हैं तो वही 11th-12th की मैथ आती है और मैथ में तो आप बादशाह होते हैं। ओके, मैथ्स जो लेते हैं उसके मैथ्स पे अच्छी कमांड होती है। ऐसे यहाँ पर बिल्कुल ये सही बात है कि मैथ्स में आप लोग बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। लेकिन मैथ्स और गैट के पेपर में ये जो पार्ट बी गैट है, पार्ट ए तो मैथ्स हो गया, पार्ट बी क्या है, तो पार्ट बी में क्या क्या टॉपिक्स हैं इसको मैं अगली जस्ट थोड़ी बात डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मार्क्स की बात कर लूँ कि नंबर क्या होते हैं। तो मैथ्स में 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, 120 प्रश्नों में से
इन प्रश्नों का कुल नंबर होता है 300 नंबर। तो मैथ्स में आपको 300 नंबर फुल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं, 120 क्वेश्चंस हैं, 2.5 घंटे का समय दिया गया है और फिर बीच में लंच होता है और पार्ट बी का पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। इस टेस्ट में 150 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 600 मार्क्स के होते हैं और इन 600 मार्क्स में से जब हम पार्ट ए और पार्ट बी को मिला दें तो टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर्स हो जाता है 900। ओके, अब गेट में 150 क्वेश्चंस में 600 मार्क्स और कट ऑफ क्या जाता है, आप जान करके सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि कट ऑफ हमेशा 50% के आसपास ही रहता है। जी हाँ, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 12th में अपने गली मोहल्ले के टॉपर ही हों। डैट मीन्स 90% या 100% एग्ज़ाम में लाना एक डिफरेंट चीज़ है और एग्ज़ाम में उस मेंटल जो कंडीशन होती है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, उसमें अपने आप का बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाना एक अलग चीज़ है। तो मैथ्स यदि आपकी अच्छी है तो दूसरे बंदे की भी अच्छी है, लेकिन गेट जो पेपर है, ये पेपर का वेटेज देखिए, 150 क्वेश्चन और 600 नंबर, यानी यदि गेट में आप 50% कर ले जाएं तो आप ऑलरेडी मैथ्स से कहीं आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैथ्स में स्कोर नहीं करना, कट ऑफ दोनों के ही रहेंगे, तो आपको तो कट ऑफ डिसाइड करना ही करना है, उसको क्रैक करना है। मैथ्स आपकी अच्छी रहेगी और मुझे यकीन है कि आप 300 मार्क्स में से अपना बेस्ट करके बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात रही गेट की, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो ये गेट है क्या जिसके बारे में हमें आज डिस्कशन करना है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि 900 टोटल मार्क्स होंगे। एसएसबी अलग से होगा जब आप इस स्क्रीनिंग टेस्ट को, इस प्रीलिम्स को, ये स्टार्टिंग स्टेज को पार कर पाएंगे। ओके, तो बात करते हैं अब आगे कि ये गेट क्या है। याद रखिएगा, आपको अलग अलग यहाँ पे नाम सुनने को मिलेंगे। कोई कहता होगा पार्ट बी, कोई कहेगा गेट, कोई कहेगा जीएस यानी जनरल साइंस, कोई कहेगा जीके यानी जनरल नॉलेज, तो कोई कहेगा जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस। ये सारे एक ही नाम है, ठीक है। जैसे आपके चिंटू पिंटू नाम होते हैं घर में, निकनेम, तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं। गेट यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में हम यदि इंग्लिश को छोड़ दें तो ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज का जितना हमने कंटेंट 6th से 10th तक पढ़ा होता है, चाहे वो साइंस हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री, चाहे वो सोशल साइंस हो यानी हिस्ट्री और पॉलिटी, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि गेट का मतलब क्या है, आपका जीएस, जीके, जीए इंक्लूडिंग इंग्लिश, क्योंकि गेट यानी पार्ट बी में भी 2 पार्ट होते हैं। इसमें पार्ट ए में 50 नंबर में इंग्लिश पूछी जाती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 नंबर। ओके, यानी ये मैथ्स के एक क्वेश्चन के कंपेयर में कहीं ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ मैं इंग्लिश को डिस्कस ना करते हुए गेट की बात करूँगी, जिसके लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो यहाँ पर गेट की जब बात करेंगे तो गेट में आप 2 क्लासेस में इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। गेट में पार्ट बी में एक जो सेगमेंट होता है वो आमतौर पर यदि हम मोटे तौर पर मान लें तो वो है साइंस, विज्ञान। ओके, और दूसरा जो सेगमेंट होता है वो होता है सोशल साइंस। ओके, तो लगभग यहाँ पर गेट के 150 प्रश्न होते हैं। 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस आपका हो गया इंग्लिश का और बचा 100 प्रश्न, तो 100 प्रश्न में से आपके 40 प्रश्न साइंस सेगमेंट से पूछे जाएंगे और बाकी जो 60 प्रश्न हैं वो यही सोशल साइंस यानी यही जीएस, यही जीके, यही जीए होगा। ओके, अब इन क्वेश्चंस को, इन सेगमेंट्स को डील कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो साइंस की बात करें तो आपको पता है कि साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, चलिए देखते हैं। गेट में सबसे पहले बात करेंगे साइंस की, क्योंकि 11th-12th में आपने बहुत अच्छे से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ रखा होता है। तो साइंस में नंबर 1 फिजिक्स। ओके, भौतिकी, फिजिक्स भी आपकी बहुत अच्छी होती है। 11th-12th में फिजिक्स मैथ्स वालों के लिए खासकर फेवरेट सेगमेंट होता है। उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करना, उनके कॉन्सेप्ट्स को जानना नॉट अ बिग डील। तो फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनमें कुल कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, थोड़ी देर बाद बताऊंगी। सबसे पहले बात, फिजिक्स बिल्कुल आपका तैयार है,
तो आपको फिजिक्स को फोकस करके चलना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, और तीसरी चीज हो गई बायोलॉजी। इसमें थोड़ा सा आप लोग नाक सिकोड़ सकते हो मैथ्स वाले, क्योंकि बायोलॉजी मैथ्स वालों को खास समझ में नहीं आती। पर आपको बता दूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ 8 से 10 टॉपिक के वीडियोस बनाऊंगी, और उन सारे टॉपिक जैसे कि ब्लड हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गई, तो इन टॉपिक्स को यदि आप एक बार देख भी लेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का है उसका स्कोर करना पक्का हो जाएगा। ओके, आपको केवल पर्टिकुलर सेगमेंट यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करके जाना है, जिन्हें मैं बताऊंगी। और वो किस बेसिस पे बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में किन सेगमेंट्स में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि साइंस से कितने क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पोर्शन साइंस में हमने बांट दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि एक तरह से अनसुलझी पहेली लोग समझते हैं और सबसे सरल है, सोशल साइंस। 6th से लेकर के 10th तक आपने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री में भी कुछ इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो टॉपिक्स हैं जैसे बैटल्स आपको पता होने चाहिए। आप सैनिक बनने जा रहे हैं और आपको युद्ध जो इतिहास में हुए हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए, चाहे वो टेराइन फर्स्ट हो या फिर वो 1857 रिवोल्ट हो। ओके, तो हिस्ट्री में बैटल्स यानी युद्ध की सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। कब कौन सा बाहर से ट्रैवलर आया, फॉरेन ट्रैवलर्स किसके समय पे आया, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसके अलावा हिस्ट्री में कौन से ब्रिटिशर्स जो थे गवर्नर जनरल्स, उन्होंने यदि कोई स्पेशल स्कीम्स लाई थी, ठीक है, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे रिलेटेड है, ये एनडीए में पूछा गया था। तो इन चीज़ों के इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स को, पर्सनैलिटीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हम डिटेल में अलग स्लाइड में बात करेंगे, मैं वीडियोस इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बनाऊंगी। तो हिस्ट्री हो गया। सोशल साइंस में हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ी देर बाद। पहले देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सेकंड है पॉलिटी। पॉलिटी यानी आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स, संविधान संशोधन, ओके, जो इम्पोर्टेंट हैं, और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रेसिडेंट ओथ कौन किसे देता है, दिलवाता है, रिजाइन कौन देता है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो खासकर मैथ्स और फिजिक्स वालों के लिए फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। यदि आपको इंटरेस्ट है तो ये नंबर आपको बहुत अच्छे स्कोर करने में हेल्प करेगा। कई बार बच्चों की शिकायत होती है कि मैम हमने मैथ्स में तो अच्छे स्कोर किया लेकिन गैट हमारा जो था वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो गैट को ईजी मत लीजिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो एक क्वेश्चन 4 नंबर के बराबर है और आपको बेस्ट स्कोर करने में हेल्प करेगा। और आपको पता है कि आप जिस भी विंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरिट के अकॉर्डिंग ही वो आपको अलॉट होती है। ओके, तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। देन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैं इसमें से केवल 3-4 ही टॉपिक्स पढ़ाती हूँ या बात करती हूँ और मुझे लगता है कि वो टॉपिक कर लिया जाए तो गैट में सफिशिएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर प्लान, ओके, पंचवर्षीय योजनाएं। नाउ नेक्स्ट, अगली बात करें करंट अफेयर। बिल्कुल 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स का टाइम टेबल भी बताऊंगी, सोर्सेस भी बताऊंगी कहाँ से पढ़ना है। और करंट अफेयर तो डेली न्यूज़पेपर और टीवी देख करके कवर हो जाता है, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें भी सेलेक्टेड स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है कि कौन से पोर्शन को कवर करें कि बहुत अच्छे स्कोर कर पाएँ। नाउ नेक्स्ट, मिसलेनियस। मिसलेनियस में कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा सबसे बड़ा मस्जिद है, सबसे बड़ा मंदिर है, कौन सा राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। पर्सनैलिटीज़ में कौन पहले लेफ्टिनेंट जॉन, कौन पहले यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्शल बने, पहले राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है, पहले सांसद में नामांकित नॉमिनेटेड कौन हुआ। इस तरह से क्वेश्चंस जो होते हैं मिसलेनियस का पार्ट होते हैं। ओके, तो इसको भी कवर करना करेंट अफेयर्स के साथ ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपके सामने 2 सेगमेंट हैं, एक रहा साइंस, एक रहा सोशल साइंस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि
व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, ये आप डिसाइड कीजिए कि इनमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। ओके, अब किस प्रश्न किस सेगमेंट में से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये जानने के लिए आपको, और दूसरी चीज़, हम कोई भी टाइम टेबल बनाएं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है, किसी के कहने से नहीं। यहाँ मैं सिर्फ एक गाइडलाइन दे रही हूँ। और दूसरी बात, यूपीएससी का नेचर ये है कि उसका कोई नेचर फिक्स नहीं है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदलते भी रहते हैं। कभी हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा, कभी करंट अफेयर ज़्यादा पूछा, कभी फिजिक्स ज़्यादा पूछा। तो मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो 20 साल के पेपर्स के बेसिस पे। तो ये केवल एक ओवरव्यू है, ये ही नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अभी तक जो पूछे गए हैं उन्हीं के बेसिस पे क्या पूछा गया है, कितने क्वेश्चंस आते रहे हैं, शायद वो आपको आगे पेपर में हेल्प करे। तो फिजिक्स से पूछे जाते रहे लगभग 20 क्वेश्चन। ओके, 15 से 20 वेरिएशन हो सकता है। तो आप फिजिक्स के 15-16 क्वेश्चंस मान करके चलिए, अप्रॉक्सीमेटली 20 तक आपको, ये 20 यानी 20 × 4 = 80 मार्क्स, 80 नंबर सीधे आ गए। केमिस्ट्री में से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चंस को पढ़ करके चलना है। ओके, और बायोलॉजी की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चंस आप बायोलॉजी को मान करके चलिए, 7 to 10 इसको भी मान सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली ऑन एवरेज 7 क्वेश्चंस। तो यदि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ओवरऑल एवरेज देखें तो 40 क्वेश्चंस माना जा सकता है कि 40 प्रश्न डायरेक्टली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेगमेंट्स में से आते हैं। और इनमें से 20 से 25 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कि आप बहुत आसानी से बिना निगेटिव मार्किंग की गलती किए हुए अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगला है आपका यहाँ पर हिस्ट्री। हिस्ट्री में से हमेशा ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते रहे हैं, लगभग आप इसमें भी 16 to 18 क्वेश्चन ऑन एवरेज मान सकते हैं। तो 16 से 18 प्रश्न हिस्ट्री से। पॉलिटी से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने यदि 6-7 टॉपिक भी कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ज़्यादा घुमाया नहीं जाता। तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस आप पॉलिटी मान लीजिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का अच्छा खासा वेटेज होता है, 15 to 18 क्वेश्चंस आप ज्योग्राफी के मान सकते हैं, और ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत हेल्प करते हैं, और हर साल इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी है, खासकर आपको ट्रांसपोर्ट अच्छे से पढ़ना है। ओके, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे जोन्स हो गए, आपके वाटर पोर्ट हो गए। ज्योग्राफी में आपका रॉक स्ट्रक्चर हो गया, सोलार सिस्टम हो गया, देन आपके मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं। ओके, इंडियन फिजियोग्राफी हो गई, सेंसस हो गए। ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि ज्योग्राफी में से पूछे जाते हैं। देन इकोनॉमिक्स, इनमें भी 3 से 4 क्वेश्चंस आप मान सकते हैं। यदि गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है तो स्कीम किस करंट अफेयर मानिए, इकोनॉमिक्स को मानिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ही स्कीम ज़्यादा बनाई जाती हैं इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। 5 ईयर प्लान हो गया, तो 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स हो गया। देन करंट अफेयर्स 5 to 6 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स में और मिसलेनियस में आपको मिला करके 10 से 15 प्रश्न मिल जाएंगे। कभी पूछा जाएगा कौन सी एक्सरसाइज हुई है, किन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं। कभी पूछा जाएगा यहाँ पे कि कौन सी रैंकिंग है इंडिया की, जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं। कभी पूछा जाएगा थीम क्या थी, कभी पूछा जाएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। ओके, मतलब डे, थीम, ये मिसलेनियस पार्ट हैं। और करेंट अफेयर्स में से यदि कोई न्यूली अपॉइंटेड सीजीआई है, न्यूली अपॉइंटेड एयर मार्शल या फिर डीजी हो गए, तो इस तरह से अपॉइंटमेंट, कोई डेथ हुई है किसी बड़ी पर्सनैलिटी की, तो अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, तो ये करेंट अफेयर्स और मिसलेनियस का पार्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पर आपको टाइम टेबल कैसा बनाना है। अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना टाइम टेबल खुद डिसाइड करें। दूसरों के टाइम टेबल से मिलना मुश्किल होता है। कभी आप रात को लेट पढ़ रहे हैं, कभी सुबह जल्दी जग के पढ़ रहे हैं, हर एक ह्यूमन का नेचर अलग अलग होता है।
तो आपको कब आपके माइंड को ज़्यादा आप कैप्चर कर पाते हो चीज़ों को, वो उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल कीजिए। मैंने यहाँ जो टाइम टेबल बनाया हुआ है वो इस अकॉर्डिंग बनाया है कि आप चाहे सुबह उठें चाहे रात को लेट सोएं, आप पर्टिकुलर आवर्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी डिटेल में बात कर लें कि आपका जो पेपर है, मान लीजिए मंडे का दिन ले लेते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद से। अभी क्योंकि केवल उन्होंने डेट डिसाइड की है, तो 8 जून हम मान सकते हैं मंडे है, सोमवार से शुरुआत होती है हफ्ते की। तो 8 जून से लेकर के 5 सितंबर 5 सितंबर 2020 तक आपके पास कुल कितने दिन हैं? ओके, 6 सितंबर को तो पेपर ही है, तो आपके पास लगभग 3 महीने हैं, यानी अच्छा खासा प्रिपरेशन का टाइम है। आप आज से भी शुरू करेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो ये 3 महीनों में आपको कितने दिन मिलेंगे? 85 डेज मिलेंगे। ओके, और इन 85 डेज में क्या होगा आपका? 90 डेज है। मैं कभी मान लीजिए बुखार आ गया, कभी मन नहीं कर रहा, कभी देवदास बने हुए हैं एसेट्रा, तो उन सबको काट पीट करके 85 डेज ऑन एवरेज ले करके चल रही हूँ। ओके, तो 6 सितंबर को आप इन 85 दिनों में बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन आप जी जान लगा करके पढ़ना होगा, 8 से 10 घंटे की स्टडी रोज करनी ही होगी यदि आपको इन प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशंस के थ्रू सबसे अच्छी जॉब में जाना है। तो 8 से 10 घंटे आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप यदि कम समय में ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं देन इट विल बी बेस्ट। लेकिन ऑन एवरेज स्टूडेंट के लिए 8 से 10 घंटे लास्ट मोमेंट पे पढ़ना ज़्यादा सही होगा। मैंने इसी टाइम टेबल के अनुसार इसे डिज़ाइन किया है। हाउ टू मैनेज डे, आपको स्टार्टिंग करनी है, आप सुबह चाहे 4 बजे उठें कुकड़ू के साथ, या फिर आप शायद 11-12 बजे उठें, क्योंकि सोते ही होंगे सुबह 6 बजे। ओके, तो दोपहर को 12 बजे नींद खुलती होगी, सुबह होती होगी, व्हाटएवर। लेकिन जब आप सो करके उठते हैं तो आपका माइंड काफ़ी फ्रेश होता है। कोशिश कीजिए कि सुबह उठ करके यदि कोशिश हो जाए कि 6 बजे तक भी उठ जाएं तो बेस्ट होगा। ओके, क्योंकि तब हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव फेज में होता है, और उसके पहले उठ जाते हैं तो डिफेंस में तो डिसिप्लिन ही चाहिए, और ये सारा एक लाइफ का रूटीन होता है, तो और अच्छा होगा। फिर भी आप जब भी दिन की शुरुआत करें तो पहले मैं सजेशन दूंगी कि सुबह टाइम में आपको स्टार्ट करना है मैथ्स के साथ। मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसमें आपका बहुत अच्छी पकड़ है। आप मैथ्स के क्वेश्चंस को बेसिकली जानते हैं। उन पेपर्स को उठाइए जो पहले पूछे गए हैं और देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन सेगमेंट से आए हैं, और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस टेस्ट प्रीवियस ईयर को उठा करके सॉल्व कर डालिए। ओके, तो 2 आवर्स अपनी स्पीड बना करके रखिए, क्योंकि याद रखिएगा जब एग्जामिनेशन का डे होता है उस दिन सारे क्वेश्चंस हर एक एस्पायरेंट से बन रहे होते हैं, लेकिन सब टाइम मैनेज नहीं कर पाते। यदि 120 क्वेश्चन है तो कोई 80 कर पाता है, कोई 70 कर पाता है। पेपर हार्ड है या पेपर इजी है। ओके, तो इजी है तो सबके लिए इजी है, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। लेकिन यदि हार्ड पेपर है तो उसका अलग बेनिफिट होता है, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी जो भी है, मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग है लेकिन बाकियों की भी वीक नहीं है, तो किसी को कम नहीं मानना और अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं मानना। प्रैक्टिस ईमानदारी से करनी है। 2 आवर्स मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए सुबह उठते ही। उसके बाद आप अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग, कब खाना है, कब उठना है, कब टीवी देखना है, कब गाने सुनने हैं, कब थोड़ा बहुत दोस्तों से बात करनी है, वो आप डिसाइड कीजिएगा। मैंने केवल आवर्स डिसाइड किए हैं। जीके के लिए आपको ऑन एवरेज 3.5 घंटा देना ही है। 330 आवर्स जो है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि जीएस तो पूरे साल पढ़िए, 2 साल पढ़िए, जीवन भर ख़त्म नहीं होता। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप इन 3 महीने में पढ़ना चाहते हैं तो आपको 4 आवर्स मिनिमम निकालनी ही निकालनी है। बहुत कम कीजिएगा तो 3.5 घंटा जीके के लिए। और जीके में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कहा है कि मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इन वीडियोस में बनाती हुई चलूँगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें कि कौन कौन से एनडीए के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं और आपको कवर करते हुए उन सबको चलना है।
फिजिक्स भी 20 क्वेश्चंस 15 टू 20 ऑन एवरेज यदि पूछा जाता है और आपसे बनता भी है तो बनती हुई चीज़ों को छोड़ना तो उस एग्ज़ाम से आउट होना है। तो फिजिक्स डेली 1 आवर की प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी होगा 1 आवर की प्रैक्टिस करना। देन बात रही केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो यहाँ से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो इजी रहेंगे वो आप कर ही लेंगे। फिर भी हफ्ते में यदि 7 दिन है तो शुरू के 4 दिन आप केमिस्ट्री के लिए रख दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आप मैनेज करना चाहें, और बायोलॉजी के लिए हफ्ते का 3 दिन डिसाइड कर दीजिए, जिनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप धीरे धीरे, जब कभी ये सब पढ़ते हुए बोर हो जाएं तो थोड़ा सा बायोलॉजी उठा लिया, देख लिया, ओके। कोई अच्छा यूट्यूब चैनल में से उसमें कंटेंट देख लिया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मॉक टेस्ट लगा लिए, तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आप इंग्लिश भी आपकी अच्छी ही होती है, 12 साल पढ़ करके आते हैं, ठीक है। और वैसे तो 15-16 साल की पूरी पढ़ाई होती है, हम नर्सरी से स्टार्ट करें तो, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज यदि हम स्टैंडर्ड देखें तो फर्स्ट से 12th तक में 12 साल इतनी अंग्रेजी पढ़ी होती है कि इंग्लिश का पेपर जो 50 नंबर का होता है वो भी टफ नहीं होता। तो यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो 1 आवर से ज़्यादा आपको इंग्लिश को देना है, ओके। यदि इंग्लिश अच्छी नहीं है तो, लेकिन इंग्लिश यदि अच्छी है तो फिर जो चीज़ अच्छी है उसका टाइम आप बचा के कहीं और इनपुट लगाइए ताकि बेस्ट आउटपुट मिले। तो 1 आवर आप इंग्लिश को दीजिए, और उसमें भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो पेपर्स हैं उनको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जहाँ अटक रहे हैं उन पेपर्स को फिर एनालाइज कीजिए, ओके। देन नेक्स्ट आते हैं हम करेंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस। इसे मैंने जीके से अलग करके रखा हुआ है। डेली आपको करेंट अफेयर मिसलेनियस के लिए आधा घंटा निकालना है। जैसे 1 2 3 दिन आपने करेंट अफेयर पढ़ लिया, करेंट अफेयर्स के लिए आप मंथली मैगजीन देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट डाटा देख लीजिए, और हाफ ईयरली मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण मिल जाए तो अच्छा है, या फिर जो भी आपको बेस्ट सूटेबल मैगजीन हो उनको देखिए और करेंट अफेयर्स के टॉपिक को तैयार कीजिए। यहाँ करेंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं वीडियोस लास्ट में बनाऊंगी। मुझे लगता है करेंट अफेयर जब एग्ज़ाम में कोई 1 महीने रह जाए तब पढ़ना चाहिए, ताकि दिमाग में वो बैठा रहे, क्योंकि वो चीज़ें तो वेरिएबल होती हैं, वो बदलती भी रहती हैं, वेरिएशंस बहुत हैं, ओके। लेकिन फिर भी आप डेली करेंट अफेयर्स हाफ एन आवर देखते रहिए, और मिसलेनियस पोर्शन भी आपको उसमें से कवर करते हुए चलना है, ओके। मिसलेनियस में से मैंने अभी डिस्कस किया था कौन कौन से देशों की एक्सरसाइज हुई है, इंदिरा किस देशों के बीच में हुई है, एसेट्रा, ओके। रैंकिंग क्या है, थीम क्या है, डेज क्या है, लाइक दैट। तो इस तरह से आप ओवरऑल ये पूरे टाइम को मिलाएंगे तो आपको 8 to 10 आवर्स तो इसी में चला जाएगा। अब इससे ज़्यादा यदि आपको पढ़ने की कैपेसिटी है और आपका टाइम आप मैनेज कर पाते हैं, एग्ज़ाम निकालना ही है, बेस्ट रैंक करना ही है, तो आपको करना है रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। पर डे आप जितना पढ़ रहे हैं सोने से पहले रिवाइज कर लीजिए, सुबह उठ करके कोशिश कीजिए रिवीजन के लिए टाइम निकाल लें। लेकिन यदि आपको पूरे दिन में से समय मिल पा रहा है तो पिछले साल जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मैंने भी 2-3 साल के पेपर्स को अपने यूट्यूब चैनल में डिस्कस किया हुआ है, गैट के पोर्शन को। तो ये पेपर देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ओके। और इससे आपको एक आइडिया पता चलेगा कि हाँ, ये एनालिसिस करने के बाद हमें कैसे पढ़ना है, अपना टाइम टेबल किससे के अकॉर्डिंग अच्छे से सेट करना है, क्योंकि टाइम टेबल फाइनली आप ही को बताना है, आप ही को बनाना है, और आप ही अपने बारे में सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर वो ये कि संडे स्पेशल आपको क्या करना है, ओके। तो संडे स्पेशल आपको करना है रिवीजन प्रीवियस ईयर का, रिवीजन प्रीवियस ईयर का, यानी रिवीजन एंड रिवीजन, यस। संडे के दिन आपको समय निकालना है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना है, जो भी आपकी बेस्ट हॉबी हो, घूमना फिरना, बिल्कुल निकालिए टाइम संडे के दिन का, अच्छा खाना पीना। और पूरे दिन में डिसाइड कर लीजिए कि ये 3 से 4 घंटे 5 घंटे मेरे अलग रहेंगे, जिसमें मैं अपने जो हफ्ते भर का पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है, या प्रीवियस ईयर पेपर्स का रिवीजन करना है, और इस रिवीजन के बेसिस पे खुद को देखना है कि हमारी तैयारी कितनी हुई, कहाँ तक हुई। तो ये ओवरऑल मैंने एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश की है कि आप गैट में कैसे बेस्ट स्कोर कर सकते हैं।
गेट में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। गेट को लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वही चीज़ें हैं जो 6वीं से लेकर 10वीं तक सबने पढ़ रखी है, कोई नई चीज़ नहीं है। क्या आपने अर्थ नहीं पढ़ा था? क्या आपने सन नहीं पढ़ा था? क्या आपको अकबर याद नहीं है? क्या आपको अशोका याद नहीं है? तो यदि अशोका का टाइम पीरियड आपको याद आता है, हाँ पढ़ा तो था। वेजिटेशन, हाँ पढ़ा तो था। एनवायरनमेंट में हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा तो था। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई तो हैं। अब 3 महीनों में आपको केवल और केवल रिवाइज करनी है, ठीक है। और याद रखिएगा, फिर से बात कर रही हूँ, स्मार्ट स्ट्रैटेजी यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, उनको डिटेल एनालिसिस कीजिए। पूरा पढ़ने के पीछे भागने से अच्छा है सेलेक्टेड और स्मार्ट स्ट्रैटेजी करना। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने पे आपको जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते रहेंगे, ओके। और जो भी क्यूरियस हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके सभी जवाब दूंगी। मैं इरीना बघेल आप सभी लोगों के सिलेक्शन के लिए विश करती हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।